हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और आज हम बात करने वाले कक्षा 11वीं के संपूर्ण एक शब्द वाले क्वेश्चन की। तो यदि आप त्रैमासिक परीक्षा या आप अर्धवार्षिक परीक्षा या आप वार्षिक परीक्षा की एग्ज़ाम कर रहे हैं कक्षा 11वीं की, तो तीनों ही एग्ज़ाम में यहाँ से बाहर कोई सा भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, यदि आप त्रैमासिक के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो मैं यूनिट वाइज आपको बताऊंगा। जो यूनिट आपके एग्जाम में आ रही है केवल आप उसी यूनिट की तैयारी पढ़ें, अर्धवार्षिक के लिए भी उसी के लिए पढ़ें और वार्षिक के लिए संपूर्ण वीडियो आपको देखना रहेगा। तो इससे बाहर एक भी एक शब्द वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि हमने आपके लिए कक्षा 11वीं के एक सही विकल्प वाला एक पूरा वीडियो बना दिया है, उसके बाद रिक्त स्थान वाला बना दिया है। ठीक है, एक शब्द वाला भी ये बन जाएगा। उसके बाद जो सत्य वाला और सही जोड़ी वाला है इसके बाद हम लेके आएंगे। तो इतना देख ले तो आपका 28 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, ये हमारी गारंटी रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं एक शब्द की, यूनिट 1। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है यौगिक की परिभाषा लिखी है। तो यौगिक की परिभाषा लिखिए। तो ये क्वेश्चन क्या 2018 में आया है। तो यौगिक की परिभाषा आप सुन लें। यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर जो पदार्थ बना होता है उसे यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों से परमाणुओं से जो मिलकर यौगिक बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? यौगिक। गुणित अनुपात का नियम देने वाला वैज्ञानिक आपको पता ही होगा किसने दिया था? तो डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था? डाल्टन ने। उसके बाद एक मोल की परिभाषा। यदि एक मोल की परिभाषा पूछे तो कार्बन 12 के किसके? कार्बन 12 के, ठीक है, कार्बन 12 के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? एक मोल कहते हैं। या आप लिख सकते हो कि एक मोल का मान जो होता है 6.023 × 10⁻23 या 22 × 10⁻23, ये एक मोल का मान होता है। तो आपको मोल की परिभाषा वैसे इस टाइप का क्वेश्चन अब आता नहीं है ना, पर फिर भी हम बता देते हैं। समान ताप तथा समान दाब पर समस्त गैसों के आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इस नियम को प्रतिपादित किसने किया था? तो ये किया था अवोगाद्रो ने। किसने किया था? अवोगाद्रो ने किया था। उसके बाद 4 मोल CH4 का भार कितना होता है? तो बेटा जब भी CH4 का हम भार निकालते हैं तो आपको तरीका पता है किस तरीके से निकालते हैं। जैसे CH4 है, CH4 का जो भार निकालना है तो हमें पता है कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है। और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, लेकिन 4 हाइड्रोजन के लिए 4 हो जाएगा। तो 12 4 16, यानी कि एक CH4 का जो भार है वो 16 है। तो 4 का कितना हो जाएगा? 4 का गुना कर दो, 4 चुकू 16, 4 चुकू 64। कितना आंसर आ जाएगा? 64 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, फिर बात करते हैं, ये यूनिट 1 थी आपकी। अब मैं बेटा बात करूंगा यूनिट, याद रखना यूनिट जो 2 है आपका, यूनिट 2 का नाम है परमाणु संरचना। तो यूनिट 2 परमाणु संरचना से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न द्रव्यमान अंक वाले परमाणु क्या कहलाते हैं? तो इसको कहा जाता है समस्थानिक। क्या कहा जाता है? समस्थानिक। ओके, मैं समझा रहा हूँ। समस्थानिक, जब भी परमाणु क्रमांक समान हो तो समस्थानिक, परमाणु भार समान हो तो समभारिक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला है आपके लिए, परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति दर्शाने वाली संख्या क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है क्वांटम संख्या। क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या। ओके, उसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन आपका, नाभिक के चारों ओर का वहां त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है तो उसको कक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कक्षक। क्वेश्चन नंबर 4 है डी ब्रोगली समीकरण। तो डी ब्रोगली समीकरण आपको होता है लैम्ब्डा बराबर H/mc होता है। ओके, एक बार जरूर पढ़ लें आप ताकि आपको सारी चीज़ों का रिवाइज हो जाए। चाहे आपने पहले याद हो, पढ़ लिया हो, तब भी आपको डबल पढ़ना है। हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम की द्वितीय श्रृंखला क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है बामर। क्या कहलाती है? बामर। यदि प्राथमिक की बोलते हैं तो प्राथमिक लाइमन कहलाती है, द्वितीय बामर कहलाती है, तृतीय जो तीसरी होती है वो पाश्चन। ये ध्यान रखना आपको, लाइमन, बामर, पाश्चन, ऐसे श्रेणी आगे बढ़ती जाती है। फिर बात होगी, यदि E1 ऊर्जा वाली कक्षा से E2 ऊर्जा वाली कक्षा में जाता है तो उत्सर्जित ऊर्जा की तरंग दैर्ध्य का समीकरण जो होता है वो क्या होता है? तो ध्यान रखना E2 माइनस E1 बराबर hc/लैम्ब्डा होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका है अगला 7, उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण का नाम क्या होता है? तो उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण का नाम रेडियो तरंग होता है। क्या होता है? रेडियो। और बच्चों आप भी आपको क्वेश्चन सोच के रखें और चेक करें कि आपका आंसर सही निकल रहा है गलत निकल रहा है। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपने कितने आंसर सही किए, कितने गलत किए। यूनिट वाइज भी आप बता सकते हो। इसके बाद कैथोड किरणों में उपस्थित कणों के लिए E/m का मान, तो ध्यान रख लेना 1.76 × 10⁻11। ठीक है, ये इतना होता है कूलाम किलो इनवर्स। ठीक है, तो ये याद रखना, ये वैल्यू मेन याद रखना आपको। अगला है बेटा, किस कक्षक में दिशात्मक प्रभाव नहीं होता? तो एस कक्षक में। कौन से कक्षक में? एस कक्षक में दिशात्मक प्रभाव नहीं पाया जाता है। अब मैं बात करूंगा यूनिट 3 की। किसकी बात करेंगे?
यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आपका यूनिट 3 है। यूनिट 3 में आपने पढ़ा होगा तत्वों का ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण यूनिट 3। तो इसकी मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण सदैव बढ़ता है? तो जब भी आवर्त में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कौन सा गुण बढ़ेगा? तो ध्यान रखना, परमाणु त्रिज्या। क्या बढ़ेगी? परमाणु त्रिज्या। ये 2022 में आ चुका, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, सर्वोत्तम विद्युत चालक धातु कौन सी होती है? तो सभी को पता है एजी होती है, एजी बोले तो सिल्वर। इसके बाद किस ब्लॉक के तत्व परिवर्ती ऑक्सीजन संख्या दर्शाते हैं? तो डी ब्लॉक के तत्व। किस ब्लॉक के तत्व? डी ब्लॉक के तत्व। उसके बाद उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? तो उत्कृष्ट गैस की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता हमेशा 0 होती है, 0 होती है, ऐसा बोल सकते हो आप। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी लगभग 0? तो नाइट्रोजन की। किसकी है? नाइट्रोजन की है। उसके बाद सबसे आसानी से अपचयित होने वाले हेलोजन का नाम। तो सबसे आसानी से अपचयित होता है कौन? फ्लोरीन। कौन होता है? फ्लोरीन होता है। सबसे प्रबल अपचायक तत्व का नाम क्या है? सीजियम। ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, बहुत आईएमपी है। ओके। उसके बाद है समूह में नीचे ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो संयोजकता हमेशा अप्रभावित रहती है, संयोजकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो धात्विक चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है, वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि। तो ये थी आपकी यूनिट नंबर 3। अब बात हम करेंगे यूनिट नंबर 4 की। तो अब बात होगी यूनिट नंबर 4 यहाँ पर, ठीक है। यूनिट 4 जो है आपको पता है, यूनिट 4 का नाम क्या? रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। ठीक है, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना ने बोल दिया है। तो ध्यान रखना, यूनिट वाइज में इसलिए बता रहा हूँ ताकि कहीं कहीं पे क्या होता है कि आपका त्रैमासिक में अलग सिलेबस आता है, कुछ 3-4 यूनिट दी जाती है, अर्धवार्षिक में 6-7-8 यूनिट तक आती है। इसलिए जिन बच्चों को जहाँ तक आता है सिलेबस ब्लूप्रिंट देख लें, पार्ट देख लें, उसके हिसाब से वीडियो को देखना आपको। समान प्रकार के एक मोल बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा जो होती है वो क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है बेटा? तो इसको हम कहते हैं बंध ऊर्जा। क्या कहते हैं? बंध ऊर्जा। यहाँ पे लिख सकते हो बंध ऊर्जा। ओके। इसके बाद सहसंयोजक अणु में बंधित परमाणु के नाभिकों के मध्य की दूरी का नाम जो होता है वो होता है बंध दूरी। क्या होता है? बंध दूरी होता है। N2 अणु में बंधों की संख्या कितनी होती है? तो N2 में ध्यान रखना, देखो 3 बंध होते हैं। कितने बंध होते हैं? 3। LCAO का पूरा नाम, ठीक है, LCAO का पूरा नाम क्या होता है? तो इसको बोलते हैं परमाणुवीय कक्षकों का रेखीय संयोजन। परमाणुवीय कक्षकों का रेखीय संयोजन, या आप लिख लेना रेखीय संयोजन। ठीक है, आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो अगला यूनिट आपका यूनिट नंबर 5। बेटा यूनिट नंबर जो 5 है इसका नाम है ऊष्मागतिकी। क्या नाम है इसका? ऊष्मागतिकी। तो ऊष्मागतिकी की हम बात करेंगे। यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से आईएमपी होते हैं, आते हैं। सन दिए हुए सामने 2018, 19, 20 सब दिए हुए सामने, 24 में भी आया। रुद्रोष्म निकाय परिभाषित कीजिए। तो रुद्रोष्म निकाय की बात जब होती है तो इसमें सिंपल सा याद रखना है, जिसके प्रक्रम में ना तो ऊष्मा ली जाती है ना दी जाती है। ठीक है, जिस प्रक्रम में ना तो ऊष्मा ली जाती है ना ही दी जाती है उसको रुद्रोष्म निकाय कहा जाता है। तंत्र जो अपने परिवेश से ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकता है किंतु द्रव्य का नहीं कर सकता है उसको क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, बंध तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बंध तंत्र कहते हैं। अवस्था फलन का उदाहरण देना है तो अवस्था फलन के बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन सिंपल सा आप लिखना चाहो तो एंथैल्पी। क्या लिख सकते हो? एंथैल्पी लिख सकते हो अवस्था फलन में। वहाँ प्रक्रम जिसमें दाब स्थिर रहता है, वहाँ प्रक्रम जिसमें दाब स्थिर रहता है तो समदाबी प्रक्रम क्या रहता है? समदाबी प्रक्रम इसको कहा जाता है। किसी तंत्र की अनियमितता का मापक, तो आपको पता है अनियमितता का मापक वेरी आईएमपी है ये, अनियमितता का मापक। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है एंट्रोपी। क्या है? एंट्रोपी है बेटा, एंट्रोपी। उसके बाद बात होगी 1 कैलोरी। 1 कैलोरी का मान कितने जूल के बराबर होता है? तो 4.184 जूल के बराबर। ये ध्यान रखना, 4.184 2023 में आया, वेरी आईएमपी है। देखो ये 2024 में भी आया। 7वां क्वेश्चन देखिए, परम शून्य ताप पर किसी क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी कितनी होती है? तो 0 होती है। ठीक है, यानी यहाँ 2023 से भी आया, 2024 से भी आया, तो कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ से वापस आने वाला है, इसलिए मैंने आपको आईएमपी क्वेश्चन दे दिए। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की। तो यूनिट नंबर 6 आपको पता है साम्य अवस्था। क्या नाम है इसका? साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था से कौन कौन से क्वेश्चन जो आईएमपी है? पहला है वे पदार्थ जो जल में घुलने पर आयन देते हैं। जल में घुलने पर क्या देते हैं? आयन देते हैं। तो उनको कहा जाता है विद्युत
अपघट्य, क्या कहा जाता है, विद्युत अपघट्य। ओके, स्थिरांक Kw क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है जल का आयनिक गुणांक। क्या कहलाता है, जल का आयनिक गुणांक। ओके, जल का आयनिक गुणांक कहलाता है। फिर बात करते हैं किसी दिए गए ताप पर गैस के लिए एम समानुपाती पी किस प्रकार का नियम है, तो एम समानुपाती पी, तो ये तो आपका हेनरी का नियम, किसका नियम है, हेनरी का। फिर यदि किसी विलयन का पीएच मान शून्य है तो वहाँ विलयन कैसा होगा, तो पीएच मान यदि शून्य तो अम्लीय होगा, कैसा होगा, अम्लीय। आपको ये ध्यान रखना कि पीएच मान 0 से लेकर 14 तक होते हैं, 7 उदासीन होता है, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय। ओके, बात होती है अगले क्वेश्चन की, अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राह्य होता है, किसकी धारणा है, तो ये किसने कहा था, लुईस ने कहा था। किसने कहा था, लुईस ने ऐसा कहा था कि अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राह्य होते हैं। हेंडरसन का समीकरण यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, 2023-24 में आया। सोचो कितना एमपी क्वेश्चन है, यहाँ से 2024 में भी आया, 2022 में भी आया, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन वापस से मिलेगा ये। ओके, तो हेंडरसन का समीकरण देखिए, हेंडरसन का समीकरण क्या होता है मैं बताता हूँ बिल्कुल। तो पीएच बराबर PKa प्लस लोग, ठीक है, ऊपर आएगा आपका लवण बटे अम्ल, लवण बटे अम्ल। ओके, ये जो समीकरण है हेंडरसन का समीकरण है, तो याद रख लेना, लिख के रख लेना इसको। गैसों की द्रव विलेयता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, तो ताप वृद्धि पर विलेयता क्या होती है, कम हो जाती है। विलेयता ध्यान रखना कम हो जाएगी जब भी ताप बढ़ा देंगे, तो कोई चीज़ घुलने वाली है तो घुलना कम हो जाएगी। यूनिट नंबर हम बात करेंगे 7 की, यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर जो 7 है ये रिडॉक्स अभिक्रिया है, इसको एक और भी नाम है, मैंने बताया था पहले, अपच अभिक्रिया भी बोलते हैं। यूनिट नंबर 7 का ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है, तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, तो रेडॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेडॉक्स कहते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ ऑक्सीकरण संख्या निकालने वाले सवाल पूछे जाते हैं, तो बेटा ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर देखो जिनोन की निकालनी है, तो जिसकी निकालनी है उसको x मान लो, प्लस ऑक्सीजन पे हमें चार्ज पता माइनस का 2 होता है, इंटू यहाँ पर ऑक्सीजन के नीचे कितने लिखे हैं, 3 लिखे हुए हैं, तो इंटू 3 हमने यहाँ पे इंटू कर दिया, बराबर कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो ये x प्लस माइनस 3 दूनी 6 हो जाएंगे, बराबर 0, तो 1 से उधर के जाएंगे तो x बराबर प्लस के 6 आंसर जाएंगे, कितने जाएंगे, 6। तो यानी कि इसमें सेकंड में क्या आएगा आपका, 6 आएगा। इस तरीके से हम ऑक्सीजन संख्या निकाल सकते हैं। जैसे CH2Cl2 जो आपका तीसरे नंबर का है, कार्बन की ऑक्सीजन संख्या पूछी गई है, तो यहाँ पर कार्बन की पूछी, तो कार्बन को हमने x मान लिया, और हाइड्रोजन का पता है कि हाइड्रोजन पर +1 चार्ज होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो प्लस के 2 मान लो। क्लोरीन पर -1 होता है, लेकिन 2 क्लोरीन तो माइनस के 2 क्लोरीन मान लो, बराबर 0, तो प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे, तो x का मान कितना जाएगा, 0, यानी कि इसमें ऑक्सीजन संख्या कितनी निकलेगी, 0 निकलेगी। इस तरीके से आपको करना है, तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। H2SO8 में एस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आएगी, तो +6 आएगी। इसको निकाल के देख लेना। ऑक्सीकरण की परिभाषा देना है, तो वहाँ करिए इसमें कोई परमाणु या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कोई परमाणु जो है एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगा तो उसको हम ऑक्सीकरण कहेंगे। ऑक्सीकरण का मतलब ही इलेक्ट्रॉन का त्यागना होता है। KMnO4 व KOH का मिश्रण क्या कहलाता है, तो आपको ध्यान रखना ये ऑक्सीकारक कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक, ये जो मिश्रण होता है ऑक्सीकारक होता है। फिर बात होगी क्वेश्चन नंबर 7 की, SnCl2FeCl3, और ये समीकरण हो रहा है में ऑक्सीकारक कौन सा यौगिक है, तो इसमें FeCl3 ऑक्सीकारक का काम करेगा। उसके बाद आखिरी वाला और देख लीजिए, यहाँ से आखिरी वाला है K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है, तो +7 निकल के आएगी जब आप निकाल के देखोगे। तो आइए, ये था यूनिट नंबर 7 आपका। अब हम बात होगी यूनिट नंबर 8 की, केवल 2 यूनिट और बची हुई बेटा, जल्दी से देख लें। यूनिट नंबर जो 8 है आपका, 8 का नाम याद ही आपको, 8 का नाम जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और इसको बोलते हैं कार्बनिक रसायन, या कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें। चलो यहाँ से मिलाइए आपके क्वेश्चंस, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए देख लें आप, सन यहाँ पे डले हुए हैं इधर पीछे की तरफ। फिर किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में अवस्था में आए वाष्प में परिवर्तन हो जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है सेकेंड वाला, देखिए, निम्न यौगिक में कितने सिग्मा कितने पाई है, तो देखना कितने सिग्मा कितने पाई है, तो इसमें 9 सिग्मा है, और 9 तो सिग्मा है, और 9 ही क्या है, पाई है। कैसे है देखना, इसके अंदर 1 सिग्मा 1 पाई, मतलब 1 सिग्मा है, 1 सिग्मा इसके अंदर 2, 1 इसके अंदर 3, 1 इसके अंदर 4, तो 4 सिग्मा ही हो गए। उसके बाद 1 यहाँ पे 5, 1 यहाँ पे 6, 1 यहाँ पे 7, 1 यहाँ पे 8, और 1 यहाँ पे क्या है, 9, तो 9 सिग्मा हो गए। अब इसी तरीके से पाई की बात करेंगे, तो 2 पाई इसके अंदर है, 2 पाई यहाँ, 2 2 4 2 6 2 8, और 1 यहाँ पे 2,
10। अब देखो जो एन और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड। तो पहला सिग्मा होता है 2 पाई होता है, तो तीनों चारों जगह पे 2-2 पाई है, इसका मतलब 8 पाई। और जब कार्बन कार्बन के बीच में भी क्या हो जाएगा? 1 पाई, तो 9 पाई इस तरीके से हो जाएंगे। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। इसके बाद बात होती है क्रियात्मक समूह के 2 उदाहरण दीजिए। तो क्रियात्मक समूह का उदाहरण कोई सा भी दे दो, जैसे कि एल्कोहल आपका होता है, एल्डिहाइड आपका होता है। इस तरीके से क्रियात्मक समूह होते हैं, इनसे अलग अलग प्रकार के यौगिक बनाए जा सकते हैं। फिर अगला है आपका वे अभिकर्मक जिनकी इलेक्ट्रॉनों के प्रतिबंधुता अधिक होती है, क्या कहलाते हैं? तो कार्बोकेटायन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सॉरी, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं, कार्बोकेटायन नहीं कहलाते हैं। इसका होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रतिबंधुता है, तो बंधुता है इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन स्नेही कहा जा रहा है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। वे केटायन जिसमें धनावेश कार्बन परमाणु पर उपस्थित होता है उसको कहा जाता है कार्बोकेटायन। तो इसका था कार्बोकेटायन, जिसके ऊपर केटायन प्रेजेंट रहेगा कार्बन के ऊपर, उसको कार्बोकेटायन। पेपर क्रोमेटोग्राफी किस नियम पर आधारित है? तो ध्यान रखना वितरण नियम। कौन सा नियम है बेटा? वितरण नियम 2023 में आ चुका। वितरण जो आपका छठा था, इसमें वितरण नियम आएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन लास्ट वाला पूछा जा रहा है, बेंजीन के अणु में कितने सिग्मा और कितने पाई है? तो ध्यान रखना बेंजीन जो होता है इसमें 12 सिग्मा होते हैं और 3 पाई होते हैं। 3 पाई और 12 सिग्मा है। ओके, निकालना मैंने पहले बता दिया आपको किस तरीके से निकाले जाएंगे। फिर बात होगी लास्ट यूनिट, और देख लीजिए यूनिट नंबर ये 9 है आपकी, लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 9 है। और इस जो ये 9 यूनिट है आपकी, इस यूनिट 9 में केवल और केवल, वैसे पार्ट का नाम है हाइड्रोकार्बन। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन से देखो यहाँ पर सन डले हुए 2022-23 में आ चुके हैं। एल्किल हैलाइड व सोडियम के एल्केन बनाने के लिए प्रयुक्त अभिक्रिया का नाम लिखना है आपको। तो अभिक्रिया का नाम है वुड्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? वुड्स अभिक्रिया। ध्यान रखना ऑर्गेनिक है थोड़ा सा, वुड्स अभिक्रिया। उसके बाद होती है निम्न रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। तो देखो ये जो ये अभिक्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया को यदि मुझे पूरा करना है तो किस तरीके से पूरा होगी? तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इसमें यहाँ पर C6H6 है और यहाँ से एक H एक Cl के साथ निकल जाएगा, यानी कि HCl आपका क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। बचेगा क्या? तो C6H5 बचेगा और CH3। तो आंसर क्या आएगा आपका? ये आएगा C6H5 CH3 प्लस HCl। ओके, तो ये अभिक्रिया इस तरीके से पूरा आप कर सकते हो। अगली अभिक्रिया है बेंजीन चक्र के कार्बन में किस प्रकार का संकरण होता है? तो बेंजीन में sp2 संकरण होता है। कौन सा होता है? sp2 होता है, ध्यान रखना। उसके बाद अगला है आपका निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन पर एल्किल हैलाइड की क्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो चौथे में आएगा आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या होती है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है। थोड़ा सा बाहर हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये था आपका, इसमें फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आ जाएगी आपकी। फिर 5वां है आपका एरोमेटिक यौगिक में किस प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है? किस प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है? तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। और लास्ट देख लीजिए आखिरी वाला, इसके बाद खत्म करते हैं वीडियो को। प्रोपिन व प्रोपाइन में विभेद करने के लिए सर्वोत्तम अभिकर्मक का नाम क्या है? तो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। क्या नाम है? अमोनिकल, पूरा नाम लिख लेना, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। ओके बेटा, तो हमने यहाँ पर लगभग 18-19 मिनट में वीडियो को कंप्लीट कर दिया है। और ये एक शब्द थे, एक शब्द यदि आपने पढ़ लिया तो इससे बाहर कोई सा भी एक शब्द नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। ये सारे एक शब्द IMP सारे सन वाले जो आ चुके हैं पेपर में, ये आपका त्रैमासिक से लेकर तो वार्षिक परीक्षा तक जितने भी एग्जाम आप दोगे उन सभी के लिए बस एक बार याद करना, एक बार पढ़ना है। जब भी समय मिले इसको एक बार पढ़ लो, ताकि आपको एक बार याद हो जाएंगे, तो फिर डबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। साथ में नोट्स आप बना सकते हो, मैंने आंसर सभी के बता दिए हैं। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं। और आपको पता है हम आपके लिए जो पेपर होगा उसका सॉल्यूशन भी जल्दी से लेके आ जाएंगे। तो जैसे ही पेपर होगा तो आप जल्दी से आ जाना चैनल पे, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे आपको और भी IMP चीज़ें हम देंगे आपको। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।